लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, एटसेट्रा। आज हम अकाउंटिंग के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, बट एग्जाम्पल से पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, हम रूल्स देखेंगे, और वो जो भी हम क्रेडिट एंड डेबिट का इशू हो रहा था वो आज रिजॉल्व हो जाएगा। सो पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग रूल्स। अब इसके कुछ फीचर्स हैं अकाउंटिंग रूल्स के और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। ये जो है ये मैनमेड होता है, हम लोग खुद इससे प्रिपेयर करते हैं। एंड जो भी इसमें रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग में, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड। मीन्स कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अकाउंटिंग में फॉलो करना पड़ता है। जैसे ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडिया का खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो ये इसे अडॉप्ट किया जाता है एंड इट्स जनरली एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू प्रमोट द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज। अगर कोई दो कंपनी है, सपोज ए एंड बी, अगर वो डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है अकाउंटिंग का, तो हम उसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। हम उनकी परफॉर्मेंस को देख ही नहीं पाएंगे कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा या वो कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं। लेकिन अगर वो कंपनी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ये फीचर है कि वो मैनमेड एंड जो भी इसमें प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। एंड दीज आर फ्लेक्सिबल, मीन्स जो भी रूल्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, बट वो जनरली हम जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन या गवर्नमेंट के कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं तब हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज सम एजम्पशंस। अकाउंटिंग में हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, दैट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये एजम्पशन कहता है कि अगर कोई भी बिजनेस किसी ने स्टार्ट करा है तो उसका एम नहीं है कि वो अगले 5 साल में ही बंद कर देगा, मतलब वो बिजनेस चलता रहेगा। सो कोई भी अगर चार्टेड अकाउंटेंट है या फिर कोई भी अपना जो भी डेटा शीट है या लेजर है या बैलेंस शीट है, उसमें अगर वो डेटा को रिकॉर्ड करता है, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो वो ये मान के नहीं चलता कि मेरा बिजनेस अगले 2 साल ही चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। या फिर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, ये अकाउंटिंग करता है किसी कंपनी की, तो वो ये मान के नहीं करता है कि ये कंपनी तो अगले 5 साल में ही बंद हो जाएगी। मतलब वो ये मान के चलता है कि बिजनेस काफी आगे तक चलेगा। सो गोइंग कंसर्न assumption बोलता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। और इस गोइंग कंसर्न की वजह से ही हम फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन बना पाते हैं। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो आप एक मतलब वो आपका एसेट जैसे लैंड हो गया, आपने एक ही बार उसमें खर्च करा और वो आपको काफी लंबे समय तक प्रोडक्ट मतलब आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से कम के होते हैं। जैसे आपको कोई पेमेंट करेगा, मतलब आपसे किसी ने लोन लिया है तो वो आपको 1 साल के अंदर पे करेगा, तो वो आपका करंट एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट एजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये बोलता है दैट वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। अगर कोई कंपनी है, उसने 1 साल एक स्टैंडर्ड फॉलो करा या कोई एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करा, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगले साल या उसके नेक्स्ट आफ्टर 2 इयर्स कोई और प्रिंसिपल फॉलो करे, बिकॉज अगर वो ऐसा करेगा तो हम उसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो हम उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। सो ये जो एजम्पशन है, पहला था गोइंग कंसर्न कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी, वो एक ही अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करेगा जो उसने पहले करा था। इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल अपहेल्ड रहता है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल होता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। बट कौन कौन सी सिचुएशन में, अगर कोई ऐसा लॉ है जो कहता है कि इसको चेंज करना है, इफ लॉ रिक्वायर्स फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। या इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड आया है जिसमें चेंज अडॉप्ट करने की जरूरत है तो ये करते हैं। तो अगर कोई कंपनी, सो पहला हमने देखा इसमें गोइंग कंसर्न, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, मतलब अगर कोई कंपनी एक प्रिंसिपल फॉलो कर रही है तो उसको वही प्रिंसिपल आगे भी ईयर्स में फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लॉ ऐसा होता है या गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ लाती है जिसमें आपको स्टैंडर्ड चेंज करने की जरूरत है, तो आप उस टाइम पे स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं, और इसी की वजह से ये फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल अपहेल्ड रहता है। देन वी हैव दिस accrual। नाउ ये जो accrual assumption है, ये क्या कहता है? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट टेक्स प्लेस
and not when the settlement occurs. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे जैसे ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। इस कंपनी ए ने कंपनी बी को गुड्स बेचे और कंपनी बी ने बोला कि जैसे इसने इसको गुड्स बेचे कब, जब इन दोनों के बीच में जो डील हुआ वो हुआ 31 मार्च 2020। और ये जो कंपनी बी है वो उसको बोलती कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 1 अप्रैल 2020 को ये पेमेंट कर दूंगा। कोई भी रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है, वरना तो जैसे ही आप गुड्स देते तो उसी टाइम ये ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो कंपनी बी है वो कौन सा डेट फॉलो करेगा, जब उसने पेमेंट करा है या फिर जब उसने डील साइन करा है, क्योंकि इस एक डेट से काफी वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पे दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। सो एक्रूअल मेथड बोलता है कि जिस दिन डील अकर होती है आपको वही वाली डेट फॉलो करनी है, दैट इज 31 मार्च 2020। सो यहाँ पे ये लिखा है, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट एक्चुअल मींस इट टेक प्लेस। जब भी आप लोगों के बीच में कोई डील हुआ है, किसी दो कंपनी के बीच में डील हुआ है, उसी टाइम पे आपको उसको नोट डाउन करना है। ये नहीं कि अगर आप पेमेंट उसे 5 महीने बाद कर रहे हैं या 3-4 महीने बाद कर रहे हैं तब आप वो डेट नहीं लिखेंगे। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन सॉरी, जिस दिन भी ये डील हुआ है उसी दिन आपको ये करना है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं है एक्चुअल सेटलमेंट और एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब है कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में जो डील हुई है उसको माना जा रहा है। So, as per accrual method, it should record 31 March as the date of transaction. जिस दिन भी आपके बीच में डील हुआ है वही डेट को आपको अडॉप्ट करना है। सो हमने यहाँ पे 3 एजम्पशंस देख लिए। पहला एजम्पशन था गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि कंपनी आगे काफी समय तक कंटिन्यू करेगी और उस कंपनी का कोई एम नहीं है अपना बिजनेस बंद करने का। देन सेकंड इज कंसिस्टेंसी, अगर उस कंपनी ने एक प्रिंसिपल फॉलो करा है तो वही प्रिंसिपल आगे भी अडॉप्ट करेगी। And third is this accrual method. A transaction is recorded in books when it takes place and not when the actual settlement occurs. जब फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर करता है या फिर जैसे लेटर, वो नहीं काउंट होगा। जिस दिन भी उस कंपनी की डीलिंग हुई है या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई डील हुई है तो उसी को माना जाएगा। ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हम अब देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इन सब का यूज भी होगा। पहला है, और इनसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पीवाईक्यूज में, मतलब प्रीवियस ईयर्स में। पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल्स। ये हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही जब हमने सेपरेट एंटिटी की बात करी थी। सो ये बोलता है, ये जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, ये बोलता है बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओनर है, अगर उसने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा या अगर उसने अपने घर में पड़े हुए टेबल चेयर वगैरह भी उसमें जब उसका यूज नहीं था बिजनेस में लगाया, सो ये हर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो भी बिजनेस है उसको ये सब चीजें वापस करनी होगी, बिजनेस के ऊपर ये लाइबिलिटी है। सो दोनों ही अलग प्रिंसिपल है। और अगर कोई प्रोडक्ट जो कि उस कंपनी का गलत निकलता है, डिफेक्टेड निकलता है और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो केस करता है, तो वो जो केस भी फाइल होगा वो उस बिजनेस पे होगा, ना कि उसके ओनर पे, क्योंकि यहाँ पे ओनर खुद उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। सो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, therefore capital by owner is a kind of liability for the business और business को उसे रिटर्न करना होगा। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये भी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब मनी में होंगे और हम उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। सो ट्रांजैक्शंस एंड द इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सो ये था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। थर्ड है हमारा प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, द लाइफ ऑफ द कंपनी और द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड्स और द टाइम पीरियड्स। लाइक ये जैसे अगर कोई कंपनी है, सपोज वो 20 साल तक चलती है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो अकाउंटिंग है हम सीधे 20th ईयर में करेंगे। जैसे अगर किसी कंपनी का स्टैब्लिशमेंट 2002 में हुआ और हम उसका अकाउंटिंग 2022 मतलब आफ्टर 20 ईयर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम उस लॉन्ग पीरियड को डिवाइड करेंगे हर एक साल में और हर एक साल और हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम अकाउंटिंग करेंगे। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बोलता है
द लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू द अकाउंटिंग पीरियड्स और सम टाइम पीरियड्स। जो भी उस कंपनी का लाइफ है, जो भी उस बिजनेस का लाइफ है, जब से वो शुरू हुआ है ये लास्ट तक, उसको हम पीरियड्स में डिवाइड करेंगे और उस पीरियड्स में अकाउंटिंग करके उसका परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी या जो भी है देखेंगे। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन शीट स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सो भाई इनकम स्टेटमेंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस पोजीशन जो भी शीट है वो एक तरीके से बैलेंस शीट है, पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। सो ये सब हर अकाउंटिंग मतलब हमने जो पीरियड्स में डिवाइड करा है उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें प्रिपेयर करते हैं। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी पता चल गया हमें। द नेक्स्ट इज दिस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये बोलता है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उस बिजनेस को अफेक्ट करने वाली है वो सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए। सो ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होती क्या है, जैसे आपने किसी को लोन दिया तो आपको वो रिटर्न करेगा, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो फिर आपको ये जो पेमेंट है ये बिजनेस में खुद से अपने पॉकेट से निकाल के डालना पड़ेगा। आपके ऊपर ये लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ये इकोनॉमिक वी कैन से ये आपका एंटिसिपेटेड लॉस है। आपने ये मान मतलब हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है अब तक। सो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको इसे भी डिस्क्लोज करना है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, एंटिसिपेटेड लॉसेस हो सकती हैं ये। सो आपको इसे कहाँ शो करना है? इन द फुट नोट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सबसे नीचे बॉटम पे आपको इसे शो करना है। और कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करती हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि अगर आपका कोई एंटिसिपेटेड लॉस है आपको उसे भी शो करना है। आपको अपने कंपनी का हर एक इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको शो करना है। द नेक्स्ट इज दिस मटेरियलिटी। Items having significant effect should be disclosed. For example, stationery purchase. जैसे आपका छोटा सा कोई दुकान है और आपने उसके लिए कुछ स्टेशनरी आइटम्स परचेज करे, सो आपको इसे भी लिखना है क्योंकि इसका भी कंट्रीब्यूशन है और ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसमें छोटे से अमाउंट की कोई उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, बट अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आपको जैसे स्टेशनरी आइटम परचेज कर रहे हैं या कोई टेबल चेयर एक्सेट्रा परचेज कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की प्रोडक्शन पे ये अफेक्ट करेगा, उसके अमाउंट पे अफेक्ट करेगा। सो इसलिए इन सब चीज़ों को भी डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अगर कोई लॉस हो रहे हैं, मतलब होने भी वाले हैं, इवन इफ यू हैव दिस डाउटफुल एसेट्स और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, यू मस्ट शो देम। बट अगर आपको कोई ऐसा प्रॉफिट होने वाला है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो आपको उसे नहीं लिखना है। आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस को जरूर लिखना है, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है या फिर आपने किसी को लोन दिया था तो आपको वो लोन वापस करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट देगा, या फिर अगर आपने किसी को मतलब इसी से रिलेटेड कोई मनी दी है या कैपिटल दिया है, सो ये आपको जैसे रिटर्न होगा बाद में, कहीं से प्रॉफिट आने वाला है, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको लॉसेस लिखनी है। सो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपके लॉसेस हैं उसको आप लिखिए, उसको डिस्क्लोज करिए, बट आपका कोई प्रॉफिट है तो उसको मत करिए। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। ये कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है रिकॉर्ड एसेट्स एट कॉस्ट प्राइस एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू। जो भी आपके एसेट्स हैं उसको आप कॉस्ट प्राइस पे करिए, जितने पे आपने उसको खरीदा था। ये नहीं कि आप उसको टाइम के साथ उसके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे अगर आपने कोई लैंड अभी खरीदी है, तो आप उसको, जैसे आपने 2 साल पहले कोई लैंड खरीदी थी, तो आप उसका अगर मार्केट वैल्यू अब बढ़ गया है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को ही लिखेंगे, ये भी हमने पहले पढ़ा था। सो एक कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपके एसेट्स हैं, उसके कॉस्ट प्राइस पे ही उसको रिकॉर्ड करिए। ये नहीं कि अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उस पे आप रिकॉर्ड करेंगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग पीरियड। कॉस्ट incurred ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। जो भी आपका मतलब ये मैचिंग पीरियड यही है, और मैचिंग तभी पॉसिबल है जब सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। तो जो भी आपको कॉस्ट इंकर हुआ है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो उसी पीरियड में उसके रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए। मतलब 1 साल की अकाउंटिंग की बात कराइए,
cost incurred during a particular period should be matched against the revenue of that period. जितना उसके expenses है उसकी matching उसके revenue के साथ होनी चाहिए. Dual aspect principle, इसी principle के basis पे हम सारे examples और numericals करने वाले हैं. हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट. कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसमें एक चीज आपकी डेबिट होती है और एक चीज आपकी क्रेडिट होती है. इस डेबिट और क्रेडिट से ही आप लेजर प्रिपेयर करते हैं, आप उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं. नाउ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. इसको आप यूज करेंगे. देन नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, रिकग्नाइज रेवेन्यू इन द पीरियड इन विच इट इज अर्नड. वही एक्रूअल मेथड की बात कर रहा है. जिस टाइम पे आपको मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है आपको उसी टाइम को लिखना है, ये नहीं कि आप बाद में लिख रहे हैं या फिर जब एक्चुअल सेटलमेंट हुआ है तब लिख रहे हैं. सो रिकग्नाइज द रेवेन्यू इन द पीरियड इट वाज अर्नड. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. ये वेरिफिकेशन की बात करता है. ये आपको बोलता है कि जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन जो भी है सबको वेरीफाई करिए, इनवॉइस, बिल्स, मेमो एटसेट्रा. नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस एंड कैश बेस. तो दो थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट है, फिर हम न्यूमेरिकल में ही जा रहे हैं. ये सब बेसिक्स हैं जो हम यूज करेंगे अपने एग्जांपल्स में. तो ये जो एक्रूअल बेस है ये कैश को भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करता है. लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस में क्या होते हैं, सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड किया जाता है. एंड ये जो एक्रूअल बेस है इट इज रिकग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, बट कैश को रिकग्निशन नहीं मिला है. दिस एक्रूअल मेथड जो कि हम यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग में, इट्स मोर रिलायबल एंड दिस कैश इज लेस रिलायबल. ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए है. एंड ये जो आपका एक्रूअल बेस है, इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर एडजस्टेड ऑन द एक्रूअल बेसिस. जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब आपने पेमेंट या एक्सपेंडिचर पहले कर दिया बाद में बेनिफिट ले रहे हैं, या आपने पहले बेनिफिट लिया बाद में पेमेंट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं एक्रूअल बेस में. बट ये सब चीज़ें कैश वाले में ये एडजस्ट नहीं होता है. ना अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने करी थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. एसेट में क्या होता है आपका, हमेशा याद रखिएगा, कैश जो है ना वो आपका एसेट है. एंड देन कैपिटल में हो जाता है ओनर्स इक्विटी. ओनर ने क्या इन्वेस्ट करा है, ओनर का क्या शेयर है, वो सारा आपका कैपिटल में आता है. लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते हैं जो आपको क्रेडिट देते हैं. जैसे आपने बैंक से क्रेडिट लिया तो यहाँ पे आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हुई और वो जो क्रेडिटर है बैंक, वो हमारा क्रेडिटर हो, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है. देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर आपको किसी को अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना है तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है. आपको ये आपके ऊपर ये बर्डन है. लाइबिलिटी को एज अ बोझ देखिए, बर्डन देखिए. सो आपके ऊपर ये एक लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको ये पे करना है. देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो, अगर आपको इंटरेस्ट कोई पे करना है जो कि पेंडिंग है तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है. कैश में क्या हो गया, सॉरी एसेट में क्या हो गया, कैश, स्टॉक, मशीन्स, प्रीपेड रेंट, डेटर्स, फर्नीचर, ये सब कुछ आपका एसेट में आता है. नाउ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं. जैसे ये आपका अकाउंट है तो हम लोग डेबिट को कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, और क्रेडिट को लिखते हैं हम लोग राइट साइड में. देन ये आप देख सकते हैं इस तरीके का टेबल आपका प्रिपेयर होता है, डेबिट लेफ्ट साइड में एंड क्रेडिट राइट साइड में. इसमें डेट, देन यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स या जो भी आइटम आ जाएगा, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट. सिमिलरली क्रेडिट साइड में आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. ये फॉर्मेट है, ऐसे हम लोग इसकी एंट्री करते हैं. नाउ हमने एक फीचर भी पढ़ा था अकाउंटिंग का कि जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हर एक का अपना खुद का अकाउंट होगा. जैसे आपने मशीन्स खरीदी तो मशीन अकाउंट, बिल्डिंग्स आपने खरीदी या कंस्ट्रक्ट करी तो बिल्डिंग अकाउंट, अगर आपने सेल करा है तो सेल्स अकाउंट. सो हर एक ट्रांजैक्शन का डिफरेंट अकाउंट है. ऑल हैव दी अकाउंट्स, सो ऑल हैव देयर ओन अकाउंट्स. दे ऑल फॉलो सर्टेन रूल्स, वो रूल्स हम देखेंगे. सो यहाँ पे हर एक का खुद का ट्रांजैक्शन होता है और हर एक ट्रांजैक्शन का खुद का एक अकाउंट होता है और उनके भी कुछ रूल्स होते हैं. आपको उन रूल्स के बेसिस पे ही बताना होता है कि आपको क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है. क्वेश्चन आपसे यही पूछता है.
हम लोग ये अकाउंट के जो टाइप्स हैं वो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा. So if you find this helpful, please give a positive feedback.